नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 10 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सभी उठ चुके होंगे। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं करंट जीके की, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ सामान्य जानकारी कि ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल दिशा ई राइज पर आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगी। साथ में हमारे एप्लीकेशन दिशा ई राइज जो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हमारे वीडियोज करंट अफेयर्स के मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं अपनी जो करंट अफेयर्स है इनकी पीडीएफ ये आपको निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। वहां से भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स और पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर टेस्ट भी आप दे सकते हैं इन करंट अफेयर्स का। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न क्या रहता है? आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? भाई, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की बात चल रही है। खास बात है, अमेरिका में ये मंदिर बना हुआ है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है ना, अक्षरधाम मंदिर का नाम क्या रहेगा? अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भाई, कहां पर है ये अक्षरधाम मंदिर है कहां पर? यह अमेरिका के न्यू जर्सी में है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। भाई, अभी 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। ध्यान रखना, आप जब न्यूयॉर्क में जाते हो तो न्यूयॉर्क से पास में ही न्यू जर्सी है, वहां पर आप इस मंदिर में जाकर दर्शन लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है न्यू जर्सी। कहां पर है न्यू जर्सी? अमेरिका में है। और ये अक्षरधाम मंदिर है अमेरिका में, खास करके ये आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। भाई, ध्यान रखना, अमेरिका में दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन हो चुका है न्यू जर्सी में। चलिए, क्लियर है मामला। फिर से आपसे रिपीट कर देता हूं मैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? न्यू जर्सी, अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर है। भाई, दूसरा प्रश्न आज का कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर 2023 को होने जा रहे किस अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेगी? भाई, राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला राष्ट्रपति हैं और एक महान व्यक्तित्व की धनी है। बहुत ही दुखद परिस्थितियों से निकल करके इस मुकाम तक पहुंची है। बहुत ही संघर्ष है इनका। तो उन राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर 2023 को किस अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेगी? भाई, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये विशेष रूप से कृषि खाद्य प्रणाली पर आधारित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन जो है नई दिल्ली में, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करने जा रही है। कौन सा अनुसंधान सम्मेलन है ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन, इसका नई दिल्ली में ये क्या करने जा रही है? भाई, उद्घाटन करने जा रही है। ठीक है, तो 9 अक्टूबर 2023 को, यानी कल के दिन ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भाई, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि देश में पहली बार किसी महिला अफसर ने वायु सेवा की परेड की कमान संभाली। कौन है जिन्होंने पहली बार, भाई साहब, हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है? वो है शैलजा धामी, पहली महिला अधिकारी है। भाई, है ना। भाई, इन्हें मार्च के अंतर्गत वैसे वायुसेना की जो कॉम्बैट यूनिट है उसकी कमान सौंपी गई थी। विशेष रूप से ध्यान रखना, कैप्टन शैलजा धामी पहली बार महिला अफसर है ये जो वायुसेना की परेड की कमान संभालेंगी। ये शैलजा धामी है। ये कौन है भाई? शैलजा धामी। ध्यान रखना, शैलजा वेस्टर्न सेक्टर में मिसाइल जो स्क्वाड्रन है उसकी मुखिया है। खास करके मिसाइल स्क्वाड्रन की ये क्या है? मुखिया है कैप्टन शैलजा धामी। तो ये संभालेगी वायुसेना की परेड की कमान। वायुसेना की परेड की कमान पहली बार कोई महिला संभालने जा रही है, ये आप जरूर ध्यान में रखना भाई, है ना। ये वायुसेना सेवा जो है, ये वायु सेवा दिवस, अभी वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है, आपको पता है। कब मनाया गया भाई वायुसेना दिवस? अभी मनाया गया वायुसेना दिवस 2 दिन पहले ही, 8 अक्टूबर को, है ना। वायुसेना दिवस जो है, वायुसेना दिवस जो है ये अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया, है ना।
8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है 91वां भारतीय वायु सेना दिवस है या वायु सेवा दिवस जो है ये कब मनाया गया? अभी तो बताया आपको 8 अक्टूबर 2023 को 91वां वायु सेवा दिवस मनाया है, जिसकी परेड की कमान संभाली थी शैलजा धामी ने। किसने संभाली थी भाई? शैलजा धामी ने संभाली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वोत्तम गांव का तमगा किस गांव को दे दिया है? भारत सरकार ने जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने सर्वोत्तम गांव का तमगा किस गांव को दे दिया है? सर्वोत्तम गांव का तो सरमोली गांव आपने सुना होगा कि भाई पिथौरागढ़ में आता है, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने सरमोली गांव को, तो भाई सरमोली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है। पिथौरागढ़ में, ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत ये गांव है ना, देश के एक तरह से यूं कहें बेस्ट टूरिज्म विलेज है सरमोली गांव, पिथौरागढ़ में आता है। कहाँ आता है भाई? पिथौरागढ़ में आता है, जरूर घूम के आना भाई, है ना। भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने सरमोली गांव को सर्वोत्तम तमगा दिया है बेस्ट टूरिज्म विलेज का। अगला प्रश्न है एशियाई गेम्स में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते भाई? तो गजब की बात तो ये रहेगी, वैसे तो आपको इनमें से पता है आंसर तो, लेकिन इसके बारे में डिटेल आप जरूर ध्यान रखना कि 253 खिलाड़ियों ने 253 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भाई साहब जबरदस्त तरीके से खेल खेल करके मेडल जीते हैं। कितने खिलाड़ियों ने? 253 खिलाड़ियों ने। वैसे हमने, आपको पता है कि मोटे मोटे गोल्ड लेकर आए हम, 28 गोल्ड लेकर आए, सभी को पता होगा हम कितने गोल्ड लेकर आए, 28 गोल्ड लेकर आए, वहीं 38 हमारे पास रजत थे, 41 कांसे थे। हमने कल भी बात की थी कि साहब हमारे पास कुल 107 पदक आए, हमारे पास कुल कितने पदक आए? 107 पदक आए, जो 253 खिलाड़ियों ने मिलकर के जीते, जिसमें कई टीम भी शामिल है और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। इन 107 पदकों में से हमारे पास भाई साहब 28 तो गोल्ड है, 28 तो क्या है? गोल्ड है, 38 हमारे पास सिल्वर है और 41 हमारे पास ब्रॉन्ज है, कांस्य मेडल है। कुल मिलाकर हमारे पास 107 मेडल हैं। हालांकि हमने भाई साहब कुछ अच्छे काम किए, जैसे हमने निशानेबाजी में सबसे ज्यादा मेडल लिए, निशानेबाजी में हमारे पास 7 गोल्ड आए। निशानेबाजी में पूछा जा सकता है आपसे कि निशानेबाजी में सबसे ज्यादा गोल्ड किस खेल में जीते? हमने निशानेबाजी में हमने कुल 22 पदक जीते थे, लेकिन एथलेटिक्स में हम बढ़ करके 29 पदक जीत चुके हैं। वहां पर हम चौकदा सिल्वर जीते थे, 6 गोल्ड जीते, 1 गोल्ड कम था हमारे पास एथलेटिक्स में। तो आपसे पूछे ना कि भाई प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड हम किस खेल में लेकर आए? 28 गोल्ड तो लाए, लेकिन निशानेबाजी में हमने 7 गोल्ड जीते। निशानेबाजी में हमने कितने गोल्ड जीते भाई? 7 गोल्ड जीते। वहीं हमने एथलेटिक्स में ध्यान रखना, हमने 6 गोल्ड जीते। एथलेटिक्स में हमारे पास कितने गोल्ड थे? 6 गोल्ड। एथलेटिक्स में हमने कितने गोल्ड जीते भाई? 6। वही आर्चरी के अंतर्गत भी हमने 5 गोल्ड जीते हैं, आर्चरी में हमने 5 गोल्ड जीते हैं। ये याद रखना होगा आपको भाई कि निशानेबाजी में हमने 7 गोल्ड जीते हैं, एथलेटिक्स में हमने 6 गोल्ड जीते हैं और आर्चरी में हमने 5 गोल्ड जीते हैं। आर्चरी में हमने कितने गोल्ड जीते भाई? 5 गोल्ड। बाकी हमने गोल्ड की संख्या थोड़ी कम थी हमारे पास। स्क्वैश गेम है उसमें 2 ही गोल्ड थे हमारे पास। स्क्वैश में कितने गोल्ड थे हमारे पास भाई? स्क्वैश में 2 ही गोल्ड थे, ये याद रखना आप। स्क्वैश में हमारे पास कितने गोल्ड थे? 2। देखो निशानेबाजी में हमारे पास 7 गोल्ड थे। निशानेबाजी में कितने गोल्ड थे हमारे पास? 7 गोल्ड थे। कितने थे भाई? 7 गोल्ड थे, है ना। वही एथलेटिक्स में हमारे पास 5 गोल्ड थे, 6 गोल्ड थे और आर्चरी में हमारे पास 5 गोल्ड थे। फिर हमने स्क्वैश में, कबड्डी में, ये ध्यान रखना, स्क्वैश में, कबड्डी में, क्रिकेट में, स्क्वैश, क्रिकेट और कबड्डी, इसमें हमारे पास 2-2 गोल्ड थे। स्क्वैश, क्रिकेट और कबड्डी, ये याद रखना आप। स्क्वैश, क्रिकेट और कबड्डी, इन खेलों में हमारे पास 2-2 गोल्ड थे। कितने थे गोल्ड थे भाई? 2-2 गोल्ड थे। निशानेबाजी में हमारे पास 7 गोल्ड थे, एथलेटिक्स में हमारे पास 6 गोल्ड थे, आर्चरी में हमने 5 गोल्ड को ले लिया और स्क्वैश, क्रिकेट और कबड्डी में हमारे पास 2-2 गोल्ड थे। बाकी हमने जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, इसके अलावा
एक इक्वेस्ट्रियन गेम जो आता है ना, इक्वेस्ट्रियन में हमने एक गोल्ड लिया, हॉकी में भी हमने एक गोल्ड लिया भाई, है ना, ध्यान रखना। हॉकी 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 में हमने एक गोल्ड लिया, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, हॉकी में हमने एक गोल्ड लिया है। मैं आपको 28 गोल्ड की पूरी गणित बता रहा हूं भाई, याद रखना आप। हॉकी में हमारे पास एक गोल्ड है, हॉकी में एक गोल्ड है। टेनिस में हमारे पास एक गोल्ड है। बैडमिंटन में हमारे पास एक गोल्ड है। बैडमिंटन में भी हमारे पास क्या है भाई, एक गोल्ड है। और खास करके जानना, इक्वेस्ट्रियन में हमारे पास एक गोल्ड है। अब मैं फिर बता दूं आपको कि भाई हमारे पास निशानेबाजी में कितने गोल्ड है, 7 गोल्ड। निशानेबाजी में कितने गोल्ड है, 7 गोल्ड है, ठीक है। एथलेटिक्स में कितने गोल्ड है, 6 गोल्ड है। आर्चरी में 5 गोल्ड है। स्क्वैश, कबड्डी और क्रिकेट में हमारे पास 2-2 गोल्ड है। वहीं हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन और इक्वेस्ट्रियन में एक एक गोल्ड है। हॉकी टेनिस बैडमिंटन इक्वेस्ट्रियन में एक एक गोल्ड है। यानी देखो 7, 6, 13 और 5, 18 और 6, 24, 25, 26, 27 और 28, कितने गोल्ड हो गए, 28 गोल्ड हो गए ना भाई। याद रखने के लिए मैं इतनी सारी डिटेल बता रहा हूं आपको कि 253 खिलाड़ियों ने 107 पदक जीते हैं। उनमें से 28 हमारे पास गोल्ड है, 38 हमारे पास सिल्वर है, 41 हमारे पास ब्रॉन्ज है। इनमें से निशानेबाजी में हमने 7 गोल्ड लिए हैं, सबसे ज्यादा निशानेबाजी में हमने 7 गोल्ड लिए हैं। निशानेबाजी में हमने कितने गोल्ड लिए भाई, 7 गोल्ड लेकर धूम मचाई है, 7 गोल्ड लेकर धूम मचाई है हमने, है ना। वहीं एथलेटिक्स में हमारे पास 6 गोल्ड हैं। आर्चरी में हमारे पास 5 गोल्ड है। स्क्वैश, क्रिकेट और कबड्डी में हमारे पास 2-2 गोल्ड हैं। हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन और इक्वेस्ट्रियन में हमारे पास एक एक गोल्ड है ना। कितने गोल्ड है, एक एक गोल्ड है, कुल 28 गोल्ड है। अब बात आती है 38 सिल्वर की, यानी रजत पदक भी हमारे पास 38 है। इनमें से हमने सबसे ज्यादा रजत पदक जीते हैं एथलेटिक्स में, 14। एथलेटिक्स में हमने रजत पदक कितने लिए भाई, 14 रजत पदक लिए, है ना। सबसे ज्यादा हमारे पास टोटल पदकों की अगर संख्या देखें, सबसे ज्यादा पदक ही हमारे पास एथलेटिक्स में आए हैं, है ना। तो एथलेटिक्स में हमने भाई 14 पदक लिए हैं सिल्वर, 6 हमारे पास गोल्ड थे एथलेटिक्स में, और 14 पदक हमने क्या ले लिए, सिल्वर ले लिए हैं। वहीं हमने 9 जो है, 9 रजत हमने निशानेबाजी में भी लिए हैं। 9 रजत हमने किस में लिए हैं, दूसरे नंबर पर निशानेबाजी में, रजत पदकों में, है ना। स्वर्ण में हम निशानेबाजी में टॉप पर रहे हैं, लेकिन रजत में हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं आर्चरी में हमारे पास मात्र और मात्र 2 ही सिल्वर थे। 7 निशानेबाजी में गोल्ड थे, 9 हमारे पास सिल्वर थे निशानेबाजी में। एथलेटिक्स में 6 हमारे पास गोल्ड थे, और 14 हमारे पास क्या थे भाई, 14 हमारे पास क्या थे, ये सिल्वर है भाई। ये क्या है, ये सिल्वर है, याद रह जाएगा। ये गोल्ड है हमारे पास, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। मैं मोटे मोटे बता रहा हूं आपको, है ना, कि भाई निशानेबाजी में 7 गोल्ड हैं और 9 हमारे पास रजत है, यानी सिल्वर है। एथलेटिक्स में हमारे पास 6 गोल्ड है, वहीं 14 हमारे पास सिल्वर है एथलेटिक्स में। आर्चरी में हमारे पास 5 गोल्ड है, लेकिन हम यहाँ पर रजत में पीछे रह गए। गोल्ड तो बढ़ा लिया, रजत में हमारे पास 2 ही रह गए। वैसे स्क्वैश की देखें हम, स्क्वैश में हमारे पास 2 गोल्ड थे, कितने गोल्ड, 2, लेकिन भाई साहब रजत हमारे पास 1 ही रह गया। स्क्वैश में रजत हमारे पास कितना रह गया, 1 ही रह गया। क्रिकेट में हमारे पास 2 गोल्ड थे, लेकिन हम यहाँ पर रजत नहीं ला पाए। क्रिकेट में हमारे पास 2 गोल्ड थे, लेकिन रजत हम 1 भी नहीं ला पाए क्रिकेट में। कबड्डी में हमारे पास 2 गोल्ड थे, यहां पर भी हम रजत नहीं जीत पाए, है ना। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में हमारे पास भाई साहब 1 गोल्ड है। कितने गोल्ड है, 1 गोल्ड है। 1 हमने सिल्वर जीत लिया, 1 हमने क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया। बैडमिंटन में हमने 1 क्या ले लिया भाई, सिल्वर ले लिया। ये ध्यान रखना आपको, बैडमिंटन में हमारे पास 1 गोल्ड है तो 1 सिल्वर भी है। वहीं टेनिस में भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ टेनिस में भी ऐसा ही हुआ कि 1 जो है गोल्ड आया है तो 1 हमने सिल्वर भी ले लिया। टेनिस में 1 गोल्ड है तो 1 क्या ले लिया हमने, सिल्वर भी ले लिया भाई साहब। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, खिलाड़ियों के नामों की चर्चा भी हम करेंगे, है ना भाई। जैसे जैसे करंट अफेयर्स हमारी बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे हम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देते रहेंगे। बस आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भाई, ये चीजें याद होनी चाहिए, दोस्तों को शेयर करें आप। बात करें आर्चरी की, आर्चरी की तो बात हो गई, क्योंकि हमारे पास 2 सिल्वर है, 5 गोल्ड आर्चरी में। हाँ, हॉकी, हॉकी में हमारे पास 1 गोल्ड आया भाई, 1 गोल्ड आया, लेकिन हम यहाँ रजत भूल गए।
हम यहाँ पर रजत लाना भूल गए भाई साहब। अब बात आती है कि चलो ये तो हो गए इक्वेस्ट्रियन की बात हम कर चुके हैं कि हम यहाँ पर भी एक गोल्ड लिए, लेकिन रजत जो है वो वहीं छूट गया, नहीं ला पाए, गलती से रह गया। कुल मिलाकर बात ये है ला सकते थे, लेकिन वो क्या है दौड़ रहे थे गोल्ड के चक्कर में, गोल्ड के चक्कर में दौड़े और गोल्ड तो ले लिया, रजत थोड़ा पीछे छूट गया, तो पीछे छूट गया तो हमने छोड़ा रजत ही तो है, बाद में और में ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ ध्यान रखना आपको, ये जो मोटे मोटे हैं ये वापस याद रखना, तो ये 28 गोल्ड आपको जरूर याद रखने। गोल्ड में हमने कारनामा किया भाई साहब, और इस बार 4 ही देश ऐसे थे जो 100 से ज्यादा पदक ला पाए, 100 तक आंकड़ा पार कर पाए, उनमें एक देश भारत भी है। 72 साल बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ा ऐसा कि भाई निशानेबाजी में हमारे पास 7 गोल्ड थे, वहीं 9 हमारे पास रजत रहे। एथलेटिक्स में हमारे पास 6 गोल्ड थे, वहीं 14 हमारे पास रजत रहे। आर्चरी में हमारे पास 5 गोल्ड थे, वहीं 2 हमारे पास क्या रह गए, रजत रह गए। स्क्वैश में हमारे पास 2 गोल्ड थे और 1 हमारे पास रजत रह गया। क्रिकेट और कबड्डी में 2 गोल्ड ही ला पाए हम, हॉकी में और इक्वेस्ट्रियन में भी हम 1-1 गोल्ड ही ला पाए, लेकिन टेनिस और बैडमिंटन में 1-1 गोल्ड है और 1-1 हमारे पास रजत है। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी हम शतरंज में, जैसे शतरंज की बात करें, शतरंज हमारे पास यहाँ पर खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, तो 2 हम यहाँ रजत ले पाए, है ना। वो क्या है कि दौड़ते दौड़ते कहीं दूसरा खिलाड़ी पीछे ना रह जाए, इस चक्कर में हमने छोड़ दिया, गोल्ड ले जा यार तू, है ना। हमको इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है, ज्यादा गोल्ड की हमें आवश्यकता नहीं है। भारत क्या है, सोने की चिड़िया, है ना। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसलिए हमने शतरंज के मामले में 2 रजत से संतुष्टि ले ली। वहीं रेसलिंग में हमने 1 रजत लिया। रेसलिंग में हमने क्या किया भाई, 1 ही रजत लिया था, है ना। बाकी और भी गेम थे, ब्रिज था, गोल्फ था, वुशु था, इसमें भाई साहब हमने केवल 1-1 रजत से संतुष्टि कर ली थी। इस तरह से हमारे पास 38 सिल्वर हो गए। ब्रॉन्ज की हम ज्यादा बात नहीं करें तो अच्छा है ना। बस ब्रॉन्ज के मामले में भाई ज्यादा बात करने से कोई मतलब है नहीं, बस इतना जरूर ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज हमें एथलेटिक्स ने दिलवाए हैं। सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज हमें किसने दिलवाए हैं, एथलेटिक्स ने दिलवाए हैं। लगभग 9 एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज दिलवाए हैं, इतना याद रखना। सबसे ज्यादा जो है एथलेटिक्स ने और निशानेबाजी ने कमाल किया है। 6 निशानेबाजी में हमारे पास ब्रॉन्ज है और 9 हमारे पास एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज है। बस गोल्ड में निशानेबाजी आगे रही थी। चलिए मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे आपको याद रह जाए ये चीजें, ले लो फटाफट से। याद रखना, निशानेबाजी में 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, वहीं 6 ब्रॉन्ज है। एथलेटिक्स में 6 गोल्ड है, 14 हमारे पास सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। आर्चरी में 5 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। स्क्वैश क्रिकेट कबड्डी में 2-2 गोल्ड है, लेकिन इस केस में 1 हमारे पास रजत भी है यानी सिल्वर भी है। हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, इक्वेस्ट्रियन में हमारे पास 1-1 गोल्ड है, लेकिन टेनिस बैडमिंटन में 1-1 सिल्वर भी है। और हम भाई साहब ब्रॉन्ज मेडल में एथलेटिक्स और निशानेबाजी में ऊपर रहे हैं ब्रॉन्ज लाने में। बाकी हमारे पास इतना नहीं रहा, ठीक है, मामला क्लियर रह जाएगा। सबसे ज्यादा भाई साहब ब्रॉन्ज मेडल की जब बात आती है, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज मेडलों की बात आती है, तो हम एथलेटिक्स और निशानेबाजी को याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े मित्रों। अगला जो प्रश्न है वो रहेगा पेयजल। ये भी गजब का प्रश्न है कि पेयजल व सिंचाई का जल पहुंचने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP के अंतर्गत कितने बैराज व बांध बनाए जाना प्रस्तावित है। ये सभी को पता है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। 6 बैराज और 1 बांध, 6 बैराज और 1 बांध बनाए जाना क्या है, प्रस्तावित है पूर्वी राजस्थान नहर में, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में, यानी ERCP में। ERCP में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 बैराज और 1 बांध। लेकिन कौन कौन से हैं ये आप जरूर याद रख लेना, है ना। 6 बैराज और 1 बांध कौन सा है, वैसे तो 1 बांध है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध का नाम आप याद रखना कि 1 बांध है डूंगरी बांध और 6 है बैराज। डूंगरी बांध की हम चर्चा करते हैं, उससे पहले मैं बैराज का नाम आपको बता दूं कि भाई 1 बांध है और 6 क्या है, बैराज हैं ERCP में। 1 बांध और 6 बैराज है ERCP में। भाई बैराज कौन से, एक तो कुन्नू बैराज है, एक तो कौन सा बैराज है, कुन्नू बैराज है, कुन्नू बैराज। एक आता है रामगढ़ बैराज, रामगढ़ बैराज। ध्यान रखना
कई बार आ जाता है कुन्नू बैराज है कहाँ, शाहबाद में आता है, तो 12 जिले में है शाहबाद तहसील, है ना। तो कुन्नू बैराज 12 में है, मैं ये नॉर्मल वे में बता दूं आपको। रामगढ़ कहाँ है, ये भी 12 में, किशनगंज तहसील में आता है रामगढ़, है ना। एक आता है महलपुर बैराज, है ना, ये कौन सा आता है, महलपुर बैराज, महलपुर बैराज। भाई ज्यादातर तो ये तो तीन है, कौन कौन से, कुन्नू, रामगढ़ और महलपुर, कुन्नू रामगढ़ और महलपुर, ये जो तीनों बैराज हैं ये तो है 12 में, ये तो कहाँ है 12 में। एक नवनेरा आता है, वो आता है कोटा में, एक आता है नवनेरा, नवनेरा ये कोटा में आ गया, तो एक हो गया कोटा में, तीन हो गए 12 में, तीन कहाँ हो गए बैराज 12 में। एक आ गया अपना मेज, मेज सबको पता है भाई बूंदी में है ना, बूंदी के इंद्रगढ़ तहसील में आता है ना मेज, है ना। ज्योग्राफी वैसे, ज्योग्राफी में मैं इनको और आपको अगर नक्शे में बताऊं तो ज्यादा मुझे लगता है अच्छा मजा आएगा आपको, है ना। लेकिन नक्शे में करंट जीके का टाइमिंग बढ़ जाएगा, तो मैं इसको अलग से भी लेकर बताऊंगा आपको। यहाँ आप याद कर लो फिलहाल कि जो मेज है, मेज बैराज कहाँ है, बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में। वैसे आप मेरी नदियां जो पढ़ाई हुई है वहां देख सकते हो, ये सब चीजें मैं वैसे ही बता चुका हूँ पहले, है ना। मेज कहाँ है भाई, बूंदी में है ना। तो भाई ये जो बांध थे, ये क्या थे, बांध थे, है ना। तो जो तीन तो रह गए अपने 12 में, एक रह गया कोटा में, एक बूंदी में, एक हो गया सवाई माधोपुर में, ठीक है। कुल मिलाकर के ध्यान में रह जाएगा भाई, है ना। कुन्नू बैराज, रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज 12 में है, नवनेरा कोटा में, मेज बूंदी में है, और सवाई माधोपुर वाला लिखा नहीं है तो ये लो राठौड़ बैराज, राठौड़ बैराज है सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। और एक हो गया बांध, डूंगरी बांध। कौन सा बांध भाई, डूंगरी बांध, चौथ का बरवाड़ा में आता है राठौड़ बैराज। मैं फिर बता रहा हूं कि भाई जो ईआरसीपी योजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि कितने बैराज और कितने बांध बनाए जाना प्रस्तावित है। तो 6 बैराज और एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, 6 बैराज और एक बांध बनाया जाएगा। तो 6 बैराज है, कुन्नू बैराज, रामगढ़ और महलपुर, कुन्नू, रामगढ़, महलपुर, कुन्नू, रामगढ़ और महलपुर, ये तो रह गए 12 में। कुन्नू, रामगढ़ और महलपुर तो कहाँ रह गए 12 में। नवनेरा रह गया कोटा में, मेज रह गया बूंदी में, मेज बांध कहाँ रह गया भाई, बूंदी में रह गया। राठौड़ सवाई माधोपुर में रह गया, और एक बांध है डूंगरी बांध, ये भी सवाई माधोपुर में है। डूंगरी बांध भी कहाँ है भाई, सवाई माधोपुर में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें आपको याद करना है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ले लिया, चलिए ठीक है। अब देखो कि भाई ईआरसीपी योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 6 बैराज और एक बांध बनाया जाना है। 6 बैराज कौन कौन से हैं, कुन्नू बैराज, रामगढ़ बैराज, महलपुर, कुन्नू, रामगढ़, महलपुर, कुन्नू, रामगढ़ और महलपुर, ये तो रह गया 12 में। ये तो कहाँ रह गया 12 में, याद करवा के मानूंगा मैं, याद रहना चाहिए कि भाई कुन्नसू राम महल में जा रहे है, कुन्नसू राम महल में जा रहे हो भाई, तो 1200 है ना, कि 12 राम जो है वो महल में जा रहे है ना, 12 राम है महल में जा रहे हो, तो कुन्नू राम महल में जा रहे हैं 12, ठीक है। नवनेरा कोटा में है ना, तो नया नया कहाँ रहेगा, कोटा में। नया नया हमेशा कहाँ रहता है, कोटा में, है ना, क्योंकि वहां कोचिंग करते हैं कोटा में जाकर के भाई साहब, है ना। फिर आत्महत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ती है, आप यहाँ आओ आराम से किशनगढ़ जैसे शहरों में, है ना, यहाँ आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के साथ साथ आनंददायक माहौल होता है। मेज बूंदी, है ना, मेज पर बैठकर बूंदी खाओ, मेज पर बैठकर क्या खाओ, बूंदी खाओ। और राठौड़ी आप सवाई माधोपुर में दिखाओ, राठौड़ी कहाँ दिखाओ, सवाई माधोपुर में, क्योंकि वहां पर भाई साहब बाघ है, टाइगर है, वहां जाकर दिखाओ। तो डूंगरी, डूंगरी बांध भी कहाँ है, सवाई माधोपुर में है, डूंगरी बांध भी कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो कुन्नो, कुन्नसु राम महल में आयो, 12 राम महल में आयो, नयो नियो कटे, नयो नियो कोटा में। बूंदी क्या पर बैठ खाई, मेज पर बैठ बूंदी खाई। राठौड़ी खटे दिखाई सवाई माधोपुर में, डूंगरी के ऊपर, सवाई माधोपुर में डूंगरी के ऊपर टाइगर के साथ, है ना। तो याद रह जाएगा, कुन्नू, रामगढ़, महलपुर, ये है 12 में। कुन्नू, रामगढ़, महलपुर कहाँ है, 12 में है। नवनेरा कोटा में है, मेज बूंदी में है, राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर में है, और डूंगरी बांध भी सवाई माधोपुर में। तो ये 6 बैराज और एक बांध ईआरसीपी योजना में बनाया जाना प्रस्तावित है। मैं आपको कुछ जानकारी और बता दूं, एडिशनल जानकारी, कि ये जो परियोजना बनने जा रही है ना, इस ईआरसीपी की जो लंबाई है ये लगेगी लगभग 1268 किलोमीटर,
इस परियोजना की लंबाई कितनी रहेगी? 1268 किलोमीटर लंबाई इसकी रहेगी, है ना। जिसमें यूं कहें कि साहब एक पूरी तरह से फीडर भी आ जाता है ना, टनल भी आ जाता है ना, और अन्य चीजें भी आ जाती है। कुल मिलाकर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। बाकी इसका नक्शा जो है वैसे मैं नदियों के साथ बता चुका हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोडवेज का मासिक पास बनवाने के लिए बालिकाओं और महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट दी है? भाई 90% की छूट देती। भाई बालिकाओं और महिलाओं को कितने परसेंट की छूट दे दी है? भाई 90% की छूट दे दी है। अब केवल 10% किराया ही देना होगा। भाई जो पास आप बनाओगे मासिक पास, बालिकाएं और महिलाएं रोडवेज में यात्रा करना चाहती है तो मासिक पास जो बनवाएगी, तो मासिक पास में भाई साहब, है ना, 10% राशि ही उनको वहन करनी होगी, है ना। अब उन्हें 90% की छूट मिल गई। कितने परसेंट की छूट मिल गई भाई? 90% की छूट मिल गई है, ठीक है। अगला प्रश्न हम बात करें, गजब का प्रश्न है कि हाल ही में, ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? मुकेश वर्मा को बनाया गया है। यहाँ आपको जानकारियों बहुत गजब की रहेगी। मुकेश वर्मा स्थापत्य कला बोर्ड के अध्यक्ष तो बन गए हैं, है ना। सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना। तो मुकेश वर्मा हाल ही में भाई साहब किसके अध्यक्ष बन गए? स्थापत्य कला बोर्ड के। लेकिन ऐसे कई बोर्ड हैं, ऐसे कई बोर्ड है। जैसे एक आता है ईडब्ल्यूएस बोर्ड। 8 बोर्डों की घोषणा की थी अशोक जी गहलोत ने। 8 बोर्ड बनाए बनाए ना, अलग अलग, है ना। इसके अलावा और भी कई बोर्ड बनाएंगे, कईयों की घोषणा हो चुकी है। वैसे आचार संहिता कल लग चुकी है, आपकी जानकारी के बता दें, कल से आचार संहिता लग चुकी है। तो अब कुछ नई घोषणाएं आना संभव हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, किसी भी हाल में नई घोषणाएं नहीं हो सकती। जो वैकेंसी आनी थी वो आ चुकी है, जो नहीं आनी थी वो अब नहीं आनी है। कुल मिलाकर जो होना था सब हो गया, जितने जिले बनने थे सब बन गए, जो काम होना था सब हो गया। आचार संहिता के बाद सब काम पर रोक लगा दी जाएगी, यानी आगे अब कोई नया काम जारी नहीं हो सकता। इसलिए अब हमें जितनी करण जीके थी पुरानी उसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि नई करण जीके बनेगी नहीं। अरे नई करण जीके बनेगी कुछ स्पेशली कुछ हो जाए, कोई पुस्तक ही लिख दे कोई, है ना, यानी पुस्तकों की, खेलों की, इनकी करण जीके बनेगी। यानी सरकार की कोई घोषणाएं, सरकार की कोई योजनाएं अब नहीं आएंगी। लेकिन जो बोर्ड आए हैं उनमें से ईडब्ल्यूएस बोर्ड है, उनके अध्यक्ष कौन? देवेंद्र सिंह बुटाटी, है ना। ईडब्ल्यूएस बोर्ड में कुछ बोर्ड को यहाँ बता दूं आपको। ईडब्ल्यूएस बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र सिंह बुटाटी। ये चीजें आप जरूर याद रख लेना, इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। ईडब्ल्यूएस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र सिंह बुटाटी। वहीं अग्रसेन कल्याण बोर्ड है, अग्रसेन कल्याण बोर्ड। अग्रसेन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है राकेश गुप्ता। कौन है भाई? राकेश गुप्ता। कौन है? राकेश गुप्ता। एक पशुपालक कल्याण बोर्ड भी है, यानी पशुपालकों के लिए। किसके लिए भाई? पशुपालकों के कल्याण के लिए एक बोर्ड बना दिया। पशुपालकों का भी कल्याण होना चाहिए ना, वहां गोदाराम निवासी का नाम आपने सुना होगा, उनको अध्यक्ष बना दिया। तो पशुपालक कल्याण बोर्ड, पशुपालक कल्याण बोर्ड है। पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है गोदाराम देवासी, गोदाराम देवासी। ये चीजें याद रखना आप कि भाई ईडब्ल्यूएस बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुटाटी को बनाया गया है। अग्रसेन के लिए पहले अध्यक्ष है, इनके प्रथम अध्यक्ष है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि ईडब्ल्यूएस बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुटाटी को बनाया गया है। राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड का अध्यक्ष मुकेश वर्मा को बनाया गया है। अग्रसेन कला बोर्ड का अध्यक्ष, कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष राकेश गुप्ता को है। पशुपालक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष गोदाराम देवासी को है। वहीं अगर हम बात करें, कई तरह की पेयजल परियोजनाओं की घोषणा हुई है, कई तरह के और भी बोर्ड बने हैं, तो आप इनका जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। एक है अपना तेजाजी कल्याण बोर्ड। तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं रिचपाल मिर्धा। तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रिचपाल मिर्धा। मैं लिख देता हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसान रहे। तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? रिचपाल मिर्धा। एक गजब बात और है कि अभी आरपीएससी में 3 सदस्य नए बना दिए गए। वो कौन कौन है? राजस्व बोर्ड में भी 2 अध्यक्ष बना दिए गए,
सॉरी, हाँ, बोर्ड में जो 2 अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है अपने, वो 2 अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। लेकिन आप याद रखना, ईडब्ल्यूएस बोर्ड देवेंद्र सिंह भुटाटी अध्यक्ष है, अग्रसेन कल्याण बोर्ड राकेश गुप्ता है, पशुपालक कल्याण बोर्ड के गोदाराम देवासी हैं, मित्रजाजी कल्याण बोर्ड के रिशपाल मिर्दा है, और राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड का अध्यक्ष मुकेश वर्मा है। तो 5 बोर्ड के अध्यक्ष तो आपको नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, अलग अलग समाजों के लिए 8 बोर्ड और बनाए, उनके भी नाम हमें याद होने चाहिए। लेकिन हम कुछ आरपीएससी के सदस्यों की बात भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न आरपीएससी सदस्यों को लेकर के है। 3 नए सदस्य बनाए हैं हाल ही में। आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कौन सा सदस्य नहीं है इनमें से, कौन सा सदस्य नहीं है? तो देवाराम सैनी, केसरी सिंह, मोहम्मद अयूब, इन 3 को बनाया है। कुमार विश्वास इनमें से नहीं है, कुमार विश्वास को ऐसा सदस्य नहीं बनाया है। इनकी धर्म पत्नी जो है वो जरूर सदस्य आरपीएससी की। तो ध्यान रखना, देवाराम सैनी, केसरी सिंह और मोहम्मद अयूब, आरपीएससी के जो 3 नए सदस्य बने हैं वो कौन कौन है? देवाराम सैनी, केसरी सिंह और मोहम्मद अयूब। देवाराम सैनी, केसरी सिंह और मोहम्मद अयूब है। ठीक है, एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है भाई, देवाराम सैनी कौन है? देवाराम सैनी, केसरी सिंह और मोहम्मद अयूब, ये तो है अपने आरपीएससी के 3 सदस्य है ना। इसके अलावा कार्मिक विभाग के भी 2 सदस्य बनाए गए हैं, है ना। एक सज्जन पोसवाल और एक रिम्पूजिया सिंह जो हैं, उनको कर्मचारी चयन आयोग में मेंबर बनाया गया है। सज्जन पोसवाल, डॉक्टर सज्जन पोसवाल और रिम्पूजिया सिंह, तो ये 2 नाम और याद रखना, वो आ जाते हैं किसमें? अपने कर्मचारी चयन बोर्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी रोटी, ध्यान रखना ये भी गजब का प्रश्न बन जाता है ना, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी रोटी राजस्थान में कहाँ बनाई गई, है ना? और आंसर है इसका भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंतर्गत हरि सेवाधाम उदासीन आश्रम है। हरि सेवाधाम उदासीन आश्रम, हरि सेवाधाम उदासीन आश्रम है। कहाँ पर है ये भीलवाड़ा में है, हरि सेवाधाम उदासीन आश्रम, है ना। इतिहास रच दिया इन्होंने, इतिहास रच दिया भाई साहब। और इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी रोटी बना ली। विश्व की सबसे बड़ी रोटी जो बननी थी 151 किलो की, घोषणा पहले 151 थी, अब ये 185 किलो की बन गई। कितने किलो की बन गई? 185 किलो की रोटी बन गई। 151 किलो की बननी थी, उससे पहले 141 किलो की बना चुके, है ना। फिर 151 किलो की बनानी थी, लेकिन अब 185 किलो की रोटी बन गई है। हरि सेवाधाम उदासीन आश्रम में ऐसी रोटी बनाई गई है, बहुत ही स्वादिष्ट रोटी, दुनिया की सबसे बड़ी रोटी। राजस्थान में कहाँ बनाई गई है? भीलवाड़ा में। नए नए रिकॉर्ड बनाने की लोगों की इच्छा ही रहती है, और नया रिकॉर्ड यहाँ पर भी बना दिया गया। इसके साथ आज की करंट अफेयर्स पूरी होती है। मित्रों, कल फिर मिलेंगे 11 तारीख को हम, आज 10 तारीख कंप्लीट हुआ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आप शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, और लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे और हम आपके लिए और अच्छे क्या ला सकते हैं। आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब की संख्या फटाफट से बढ़ा दे। चलिए मित्रों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं हम कल, यानी फिर 11 तारीख को। जय हिंद, जय भारत।